उज्जैन के औद्योगिक विकास का नया खाका तैयार है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जब इन्वेस्टर मीट हुआ था और औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं उज्जैन में हम देख रहे हैं। उज्जैन इंदौर देवास के बीच इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने की योजना है। 500 से अधिक उद्यमी उद्योग स्थापित करने को जमीन भी चाहते हैं। इंदौर देवास के बाद उज्जैन पर देश के उद्योगपतियों की नजरें हैं और इसी विषय पर आज बातचीत करने के लिए उज्जैन कलेक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सर, और जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शरद जी, मैं आपसे चाहूँगा इस चर्चा को आप आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया सुमित। और निश्चित तौर पर अगर हम बात करें तो ये बहुत उम्मीद भरी एक खबर हमारे सामने आई है कि नगरी महाकाल और उद्योगों का जाल। बहुत ही सुंदर बात है कि अब उज्जैन एक औद्योगिक नक्शे पर भी उभरेगा। देश की और विश्व की वो एक पौराणिक नगरी और एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक नगरी तो है ही, जिसका बहुत महत्व है। चाहे हम प्राचीन ऑब्जर्वेटरी की बात करें, वेधशाला की बात करें, या फिर हम बात करें विक्रमादित्य की, या फिर हम बात करें भोज की, तो या कालिदास की, तो उज्जैन का अपना एक इतिहास है। लेकिन जो रिसेंटली पिछले महीने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ, इन्वेस्टर्स मीट, तो उस इन्वेस्टर्स मीट में जो उज्जैन को लेकर उद्योगपतियों की रिएक्शन है सुमित, मैं आपको भी बताना चाहूँगा और व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगा कि बहुत ही इनकरेजिंग है। चाहे हम बात करें सॉफ्टवेयर पार्क की, चाहे हम बात करें सीमेंट की, चाहे हम बात करें, तमाम उद्योगपतियों ने बहुत ही विलिंगली उज्जैन में आकर आगे बढ़ने की बात की। और इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने पॉलिटिशियन जो मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख प्रतिनिधि हैं, चाहे कैबिनेट मंत्री मोहन यादव हों, या उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया हों, या फिर पारस जैन साहब हों जो पूर्व मंत्री और सीनियर बीजेपी एमएलए हैं। इन तमाम लोगों के साथ ज़िला प्रशासन ने एक सहयोगी भूमिका, बहुत ही इंस्ट्रूमेंटल और बहुत ही कैटलिस्ट की तरह भूमिका निभाई। आशीष सिंह जी हमारे साथ हैं, कलेक्टर उज्जैन, जो एक बहुत ही यंग डायनामिक ऑफिसर के तौर पर पूरी कोशिश, चाहे इंदौर कमिश्नर रहे हों नगर निगम या फिर अब उज्जैन के कलेक्टर हो। बहुत स्वागत करता हूं आशीष जी आपका। जी थैंक यू जी। आशीष जी, मैं पहले तो इस विचार को समझना चाहूँगा कि क्योंकि बहुत समीप है इंदौर, और इंदौर ही एक अट्रैक्शन है, एक मैग्नेट है जो सारे उद्योगों को अपनी तरफ खींच ले जाता है। ऐसा होता भी है, स्वाभाविक है, जैसा मुंबई और उसके आसपास के ज़िले हैं महाराष्ट्र के। लेकिन ये बहुत, क्योंकि जो मैं फीडबैक देख रहा था, तो पहले तो मुझे इस इन्वेस्टर्स मीट की संकल्पना और इसके औचित्य के बारे में, इसकी रैशनैलिटी की बात बहुत ज़रूरी है। क्यों दिमाग में आई, बिल्कुल सही बात है, आना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा इसकी संकल्पना के बारे में बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी जी आशीष। कि उज्जैन, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत प्राचीन शहर है, बहुत ऐतिहासिक महत्व का शहर है जी। और पूर्व में कई सारे यहाँ पर उद्योग स्थापित भी किए गए थे, लेकिन कालांतर में धीमे धीमे कई वजहों से जो उद्योग धीमे धीमे बंद हो गए। और अगर आज की स्थिति में देखें तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था जो उज्जैन की है वो कहीं न कहीं महाकाल मंदिर के इर्द गिर्द घूमती है। वहाँ का जो श्रद्धा है, वहाँ का जो टूरिज़्म है, उसके इर्द गिर्द घूमती है। उसके लिए हम लोग एक अलग दिशा में प्रयास कर रहे हैं, जिसमें मंदिर का और उसके आसपास के पूरे एरिया को हम इस तरीके से बना रहे हैं कि जो श्रद्धालु न केवल बड़ी संख्या में आएँ, बल्कि बहुत सारा समय भी यहाँ पर गुजारें। लेकिन केवल और केवल एक गतिविधि के ऊपर पूरी इकोनॉमी को मुझे लगता है कि डिपेंडेंट रखना ठीक नहीं है। धीमे धीमे यहाँ की जनसंख्या बढ़ रही है और ख़ास तौर पर जो उज्जैन की लोकेशन है उसकी अगर हम लोग बात करें तो इंदौर से बहुत नज़दीक है। एयरपोर्ट यहाँ से केवल 45 किलोमीटर दूर है। 2-3 यहाँ से जो हाईवेज़ जो बहुत नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं वो अभी भी जुड़े हुए हैं, और वर्तमान में जो उज्जैन गरोठ और एक हाईवे प्रस्तावित है, उससे बाकी के जो 2-3 हाईवेज़ हैं उनसे भी इसका जुड़ाव हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इंदौर से नज़दीकी भी है, यहाँ की अप्रोच ठीक है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, एयरपोर्ट बहुत नज़दीक है, इसका पुराना इतिहास भी रहा है और धार्मिक एक अलग इसका महत्व है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा कोई कारण नहीं बनता है कि अगर हम लोग यहाँ पर अच्छे ढंग से प्लानिंग करें, इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत करें,
हम लोग पीथमपुर को डेवलप होता देख रहे हैं, इंदौर सांवेर एरिया को डेवलप होता देख रहे हैं। वहाँ से इसकी दूरी महज 20-25 किलोमीटर है जी। तो इसी को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने पूरी की पूरी योजना बनाई और इसके लिए हम लोगों ने ये प्लान किया कि हम लोगों के पास ऐसी जो गवर्नमेंट लैंड अवेलेबल है जो बहुत ही स्ट्रेटजिक लोकेशंस पे है, हमारी जो हाईवेज़ हैं उनके पास में है, हमारे शहर के बिल्कुल पास में है, ऐसी भूमियों का हमने लगभग 150 हेक्टेयर का एक डेटाबेस बनाया हुआ है। तो एक लैंड पूल हम लोगों ने तैयार किया है और उस लैंड पूल को लेके हम लोगों ने सभी उद्योगपतियों से बात करी और जब उनसे हमने चर्चा की और उनकी रिक्वायरमेंट्स जानी और उस रिक्वायरमेंट के साथ हमने अपने लैंड पूल को मैच किया तो निश्चित रूप से बहुत उसका अच्छा परिणाम मिला है। सभी लोग इसमें इंटरेस्ट शो भी कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से जो बेस्ट एक कंपनी थी, बेस्ट कॉरपोरेशन थी, उन्होंने अपना प्लांट यहाँ पर डालना शुरू भी कर दिया। 1000 लोगों की ट्रेनिंग वो बहुत जल्दी ही 1 महीने के अंदर शुरू कर रहे हैं। प्रतिभा सिंटेक्स यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार है, उसका भी भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बहुत जल्दी ही किया जाएगा। इसके अलावा कई सारे जो बड़े उद्योग हैं, कई सारे हमारे छोटे उद्योग हैं, क्लस्टर पर आधारित उद्योग हैं जिनसे हम लोग बातचीत में हैं। तो हमें न केवल उज्जैन की स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फ़ायदा उठाना है, इसकी जो इतिहास रहा है उसका फ़ायदा उठाना है, बल्कि जो आज की ज़रूरतें हैं उद्योग की उसको देखते हुए हमको इस प्रकार के ऑफर्स देने हैं कि यहाँ पर बड़ा सारा इन्वेस्टमेंट आए जिससे कि हज़ारों लोगों को यहाँ पर रोज़गार मिल पाए और उज्जैन जो अभी केवल और केवल महाकाल नगरी के रूप में जाना जाता है उसका एक औद्योगिक नगरी के रूप में भी एक पहचान बने, ऐसी हमारी संकल्पना है। बिल्कुल, और ये इसके लिए बधाई पूरी टीम को, मध्य प्रदेश सरकार को, और चाहे मैं बात करूं जो पॉलिटिशियन जिन्होंने प्रयास किया और इस उनकी सोच को जिस तरह से ज़िला प्रशासन और उसके मुखिया के तौर पर आप इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सर, मुझे पहला तो यही बहुत लुभावना एक अट्रैक्टिव ये सोच लगी कि हमें प्रदेश स्तर पर तो इन्वेस्टर्स मीट होनी ही चाहिए, लेकिन स्ट्रैटेजिक लोकेशन और अपने ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व वाले जो शहर हैं मध्य प्रदेश के, निश्चित तौर पर उनका ये अट्रैक्शन भी उद्योगपतियों को अपनी तरफ खींचेगा। तो उज्जैन इसमें एक पायनियर मॉडल के तौर पर सामने आ रहा है। स्थानीय उद्योग भी काफ़ी हमने सुना कि इसमें, जैसे फ्लोर और कॉर्न की मैंने बात सुनी कि वो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं। कुछ पार्ट्स और स्पेयर पार्ट्स और आईटी पार्क की भी बात हमने सुनी। तो किस तरह से और जो चर्चाएं हुई, और मैंने ये भी सुना कि लगभग जितना पार्टिसिपेशन था, अधिकांश उद्योगपतियों ने वहां आने में रुचि दिखाई है। और जैसा आपने बहुत बढ़िया हमें बताया कि 150 हेक्टेयर से ज़्यादा का आपने एक लैंड पूल भी बना लिया है। बहुत ही अच्छी चीज़ है सर, क्योंकि यही वो चीज़ें हैं कि जितना प्रक्रिया आसान होगी उद्योगपति उतना उत्साह से आएगा। जी आशीष जी। जी, निश्चित रूप से एक तो जैसा आपने बोला कि हम लोग इस बहुत तेज़ी से इस दिशा में आगे इसीलिए बढ़ पा रहे हैं कि सभी लोगों की सोच जो है एक साथ है, बहुत ही प्रोग्रेसिव होकर हम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। चाहे माननीय मंत्री मोहन यादव जी हों, माननीय सांसद अनिल फिरोजिया जी हों, माननीय पारस जी हों, सभी लोगों की सहमति से, सभी लोगों के डिस्कशंस के बाद भी ये सारी की सारी जो हमारी नीति आगे बढ़ रही है। और निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहता है, उन्हीं के नेतृत्व में हम सभी लोग लगे हुए हैं। और बड़ी इंडस्ट्री, जैसा मैंने बताया कि 2 इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं और 8-10 इंडस्ट्रीज़ हमारे पास में हैं। यहाँ पर एक AKVN के प्रयासों से कर्नाटक बायोटेक भी जो है यहाँ पर एक निवेश कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ कहीं जो हमारे पुराने छोटे छोटे उद्योग हैं, यहाँ पर भी एक छोटा मोटा इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता है, वो लोग भी निवेश के लिए बहुत इच्छुक हैं। छोटे छोटे उनकी यूनिट्स हैं, लेकिन रोज़गार की दृष्टि से देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट है उज्जैन की लोकल इकॉनमी के लिए। इसमें हम लोगों ने कई तरीके से क्लस्टर बेस्ड योजनाएं जो GMDIC के माध्यम से संचालित होती हैं, उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है। इसमें सबसे पहले दोनापत्तल क्लस्टर हम लोगों ने लिया है, जिसके कम से कम हमारे पास में 30-35 आवेदन हैं जो अलग अलग यूनिट्स स्थापित करना चाहते हैं। रेडीमेड क्लस्टर के रूप में हमारे पास में 30-35 यूनिट्स का प्लान है। और इसके अलावा प्लास्टिक क्लस्टर के रूप में भी यहाँ पे एक बड़ा व्यवसायियों का ग्रुप है जो इन्वेस्ट करना चाहता है। जैसा आपने फूड प्रोसेसिंग की बात करी, वैसे भी मालवा और उज्जैन अगर देखें एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स के हिसाब से तो बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पर होते हैं। अगर हम लोग प्रोसेसिंग को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग को प्रमोट करते हैं तो निश्चित रूप से न केवल लोगों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ उत्पाद बनेंगे,
बल्कि उपज का अच्छा दाम भी यहाँ के किसानों को मिलेगा। तो एक ओवरऑल 360 डिग्री डेवलपमेंट यहाँ की पूरी इकॉनमी का होना तय है। तो हम लोगों ने इन सभी क्लस्टर्स के लिए अलग अलग योजना बनाई है। जो लोकल यहाँ पे लोग हैं, बहुत ऐसा माने कि मतलब बहुत छोटे से लेके मध्यम दर्जे के उद्योग हैं, वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं। उनके लिए हमने शहर के पास में ही ज़मीनें चिन्हांकित करी हैं। एक बार सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर उसको हम फाइनल भी करने वाले हैं अगली 7 तारीख को, जिससे कि उनको बहुत दूर ना जाना पड़े। और जो खासतौर पर फूड प्रोसेसिंग का क्लस्टर है, उसको हम लोग एक मेगा क्लस्टर के रूप में लेके आने वाले हैं, जिसमें बड़ी इंडस्ट्रीज़ भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं और AKVN के माध्यम से छोटी इंडस्ट्रीज़ भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं। तो कुल मिला के हमारा उद्देश्य कि जितने भी प्रकार के निवेश हैं, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, अलग अलग टेक्नोलॉजी वाले हों, अलग अलग क्षेत्र वाले हों, सभी यहाँ पर आएँ। सभी की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए उज्जैन में पर्याप्त स्थान मौजूद है, पर्याप्त मार्केट मौजूद है, पर्याप्त कच्चा माल मौजूद है, पर्याप्त कनेक्टिविटी मौजूद है। तो इस 360 डिग्री प्लानिंग के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, जिससे कि एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में उज्जैन की पहचान हो सके। एक कैटलिस्ट के रूप में हम लोग अभी जो सरकारी ज़मीनें हैं उनका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार जब यहाँ पर इंडस्ट्रीज अच्छी खासी संख्या में आ जाएंगी तो बड़े बड़े हम लोग फिर इंडस्ट्रियल एरियाज़, प्राइवेट ज़मीनों को लेकर भी यहाँ पर डेवलप कर पाएंगे। हमें अभी प्रयास ये करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हम लोग गवर्नमेंट लैंड्स पे ला सकें, जिससे कि आगे का रास्ता जो है वो हमारे लिए साफ हो सके। बहुत ये तो बहुत ही सराहनीय बात है आशीष जी कि इस दिशा में इस तरह से सोचा गया। उद्योग और अर्थ जगत में एक बड़ा पॉपुलर वर्ड है इकोनॉमिकल एक्टिविटी, आर्थिक गतिविधि। तो ये उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम तो है ही। एक जिज्ञासा हमारी और है कि किस तरह से स्थानीय लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि कई बार टर्म्स एंड कंडीशंस में ये बात बहुत प्रोमिनेंटली मेंशन की जाती है कि आप उज्जैन आ रहे हैं, बाहर से कहीं से आ रहे हैं, दूसरे राज्य से आ रहे हैं, तो आप मैक्सिमम मौका जो है वो स्थानीय लोगों को देंगे और अधिकांश नौकरियां और जो भी सपोर्ट रहेगा आर्थिक गतिविधि के लिए, चाहे वाहन हो चाहे तमाम चीज़ें हों, उन रिसोर्सेज का आप लोकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, जिससे आर्थिक गतिविधियों का निर्माण हो। इस संबंध में किस तरह की चर्चा रही इन्वेस्टर्स मीट में? जी जी। देखिए, निश्चित रूप से अगर कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, इंडस्ट्री आती है और उसमें रोजगार के अवसर अगर सृजित होते हैं तो उनका मैक्सिमम लाभ लोकल लोगों को मिलना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से जो है वो ताल्लुक़ रखता हूँ। और इस संबंध में दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ तो हमको ऐसी स्किल्ड लेबर है वो भी इंडस्ट्रीज़ को अवेलेबल करानी होगी, क्योंकि उनको अगर काम करना है, अपना वो निवेश कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से स्किल्ड लेबर के बिना वो पॉसिबल नहीं है कि अपना प्रोडक्शन अच्छे ढंग से कर पाएँ। तो स्किल्ड लेबर की पहचान के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए हम पूरी तरीके से मदद करने को तैयार रहेंगे। अभी जो बेस्ट कॉरपोरेशन आया है उनके साथ हम लोगों ने ये चीज़ शुरू भी कर दी है। ख़ासतौर पर हमारे जो स्वयं सहायता समूह के ग्रुप बने हुए हैं वो पहले से ही सिलाई और कढ़ाई में बहुत दक्ष होते हैं। हम लोग उनसे उनको कनेक्ट करवा रहे हैं। उनको जो भी उनकी नीड होगी, अपनी ट्रेनिंग होगी, उसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल करेंगे और जो भी लोग स्किल्ड होंगे, जिनको वो पात्र पाएंगे, उनको वो एम्प्लॉयमेंट देंगे। इसके साथ साथ उनसे जो हमारी बात हुई है कि जो हमारे यहाँ आप सभी लोगों ने देखा कि जो कोरोना की त्रासदी थी, तो उसके कारण कुछ घर जिनका जो अर्निंग मेंबर है वो चला गया है, उसको भी उन्होंने प्राथमिकता देने को बोला है कि उनकी भी ट्रेनिंग वो प्राथमिकता के तौर पर कराएंगे। तो ये जिम्मेदारी म्यूचुअल है। एक तो जो निवेशक है उसकी भी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर लोकल लोगों को एम्प्लॉय करे, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग अच्छी लेबर तक उनकी पहुँच को सुगमता से एक्सेस दिला सकें, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर करा सकें, और इस बीच में हम लोग एक फैसिलिटेटर के रूप में हमेशा काम करने को तैयार रहेंगे। तो मुझे लगता है विन विन सिचुएशन है। निवेशक के लिए भी अच्छी चीज़ होती है, अगर उसको लोकल लेबर मिल जाता है तो निश्चित रूप से थोड़ा बाहरी लेबर के मुकाबले सस्ता भी पड़ता है। लेकिन स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इसमें रोल अदा करेगा। तो इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ जो हमारे दूसरे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज चलते हैं, हम लोग उससे भी इसको क्लब करेंगे, जिससे कि उनको यहीं पर लोकल मार्केट और स्किल्ड लेबर जो है उनके रूप में प्राप्त हो सके। कंक्लूड कर रहा हूँ इस सवाल के साथ कि बहुत ही ज़बरदस्त पहल है सर। अब मुझे लगता है कि उज्जैन की संकल्पना आने वाले वर्षों में एक ऐसे पौराणिक महत्व के नगर के तौर पर तो विश्व में विख्यात है ही उज्जैन, लेकिन अब ऐसे नगर के तौर पर भी होगी जहां औद्योगिक विकास भी बहुत ही सब्सटेंशियल लेवल पर हमारे सामने अवेलेबल होगा।
और ये वहाँ के युवाओं के लिए एक बहुत सुनहरी उम्मीद है। ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं कि वो उन्हें अब इंदौर नहीं जाना होगा, बहुत युवाओं को, या मध्य प्रदेश से बाहर नहीं जाना होगा, और उनका अपना उज्जैन, जिस तरह से हमने इंदौर को देखा है कि वहाँ औद्योगिक विकास और व्यापार बहुत अच्छा है, तो उस शहर की फितरत ही अलग है। उज्जैन में कोई कमी नहीं है, लेकिन अब उज्जैन भी मुझे लगता है कि अपनी ताकत, अब ये तो और मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि महाकाल और औद्योगिक विकास, तो ये उन्हीं का आशीर्वाद और उन्हीं की शुभकामनाएं हैं। तो अब एक अलग ही उज्जैन हम देखने वाले हैं आशीष जी आने वाले समय में। ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीदों के साथ ये सवाल कर रहा हूँ। जी जी। निश्चित रूप से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विज़न है वो भी यही है कि एक धार्मिक नगरी के साथ साथ हम लोग एक औद्योगिक नगरी के रूप में भी उज्जैन की पहचान को स्थापित करें, और उसके रीज़न मैंने बताए कि क्या क्या उज्जैन में फ़ायदे हैं और किस प्रकार से इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से प्राप्त कर पाने में सक्षम है। और अगर युवाओं की आपने बात करी तो निश्चित रूप से यहाँ के कई सारे जो युवा हैं, क्योंकि शिक्षा का स्तर यहाँ पर बहुत अच्छा है, यहाँ का जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी बहुत अच्छी रेपुटेशन पहले से रही है। दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस भी हैं, कई प्रकार के दूसरे यहाँ पर भी शैक्षणिक संस्थान हैं। और जैसा कि आपको पता है कि सांदीपनी आश्रम जहाँ पर कृष्ण और सुदामा पढ़ा करते थे वो यहीं पर था, तो निश्चित रूप से दिखाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उज्जैन कितना आगे रहा है। अगर हम लोग इसको स्किल डेवलपमेंट के साथ में जोड़ देते हैं और नीड बेस्ड या रिक्वायरमेंट बेस्ड अगर हम लोग शिक्षा या स्किल लोगों में इम्पार्ट करते हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षा के स्तर को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा, और साथ में यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ को आने का एक और कारण मिल जाएगा कि यहाँ पे बहुत अच्छी स्किल्ड वर्कफोर्स जो है अवेलेबल है। तो युवाओं के लिए तो निश्चित रूप से बहुत सुनहरा मौका रहेगा, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग ऐसे अवसर पैदा करें कि यहाँ के युवाओं को बाहर न जाना पड़े, उज्जैन में ही रहकर वो काम भी करें और उज्जैन की विकास में, उज्जैन को एक नया आयाम देने में उनका भी योगदान है। सर, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बातचीत के लिए, और एक बहुत ही शानदार एक पहल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उज्जैन के जनप्रतिनिधियों मोहन यादव जी, अनिल फिरोजिया जी, पारस जैन साहब और तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ ज़िला प्रशासन का ये जो साथ मिला है, ये एक अद्भुत पहल है और बहुत ही शानदार पहल है कि बिल्कुल ठीक बात है। अगर भारत को विकास की दौड़ में आगे बढ़ना है तो हमारे जो पौराणिक और अर्वाचीन महत्व के जो शहर हैं वो अपने पुराने स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए, अपने प्राचीन स्वरूप को, पौराणिक ऐतिहासिक महत्व को सुरक्षित रखते हुए उद्योग की दौड़ में भी आगे रहें और पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक विकास के एक बेहतरीन मॉडल के साथ ये बताएं कि भारत अब विश्व शक्ति बनने की दिशा में तेज़ी से बढ़ भी रहा है, लेकिन ये सब कुछ आम जनता के सहयोग से, स्थानीय नागरिकों के सहयोग से भी बहुत इसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा लगा आशीष जी, आपको, मध्य प्रदेश सरकार को बहुत शुभकामनाएं, उज्जैन के जनप्रतिनिधियों को कि एक बहुत ही सुनहरी पहल हुई है। बहुत धन्यवाद सर। सुमित। बिल्कुल शरद जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि बाबा महाकाल की ये धार्मिक नगरी अब उद्योग नगरी बनने के लिए भी तैयार है। शरद जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी खास बातचीत